में वो कल फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। वाह जी वाह। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में चाहे कोई पक्ष में हो चाहे कोई विपक्ष में हो, लेकिन एक चीज़ कभी भी अप्रासंगिक नहीं हुई, और वो ये है कि हरियाणा की राजनीति में जो राजनीतिक खानदान हैं वो किसी न किसी तरीके से राजनीति में घुसे रहते हैं, सफल होते रहते हैं, हार जीत चलती रहती है, लेकिन वो हाशिए पे नहीं धकेले जाते। लेकिन 2014 के बाद हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो न केवल इन राजनीतिक परिवारों को हाशिए पे लेके चला गया, बल्कि इनके जो राजपुत्र हैं वो बेहद परेशान दिखाई देते हैं। जो सत्ता में है वो सत्ता में होकर सत्ता का सुख नहीं भोग पा रहा, और जो सत्ता से बाहर हैं उनके दुखों का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे ही विरले पुरुष हुए हैं चौधरी भजनलाल जी, जिनको राजनीति का पीएचडी कहा जाता था, चाणक्य कहा जाता था, लेकिन आज उनका परिवार राजनीतिक हाशिए पे धकेल दिया गया है। और एक ऐसे हाशिए पे धकेल दिया गया है कि जो हरियाणा में ये तय करते थे किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, वो कभी मुख्यमंत्री को कभी पूर्व मुख्यमंत्री को अपने घर बुला बुला के खाना खिलाते हैं, और इसके बावजूद उनकी राजनीतिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो कांग्रेस छोड़ते हैं, वो बीजेपी में जाते हैं, लेकिन इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। और हाल ये है कि एक दोयम दर्जे के जो नेता हैं, जिनका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, अपना कोई राजनीतिक साख नहीं है, वो उन परिवारों पर गंदी टिप्पणियां करते हैं, वो उन परिवारों को आईना दिखाते हैं, और चौधरी भजनलाल जी जैसी शख्सियत को बदमाश तक बता देते हैं, और कुलदीप बिश्नोई लाइव आकर खुद को बब्बर शेर बताने लगते हैं। लेकिन जिस बब्बर शेर के दांत ना हों वो बब्बर शेर क्या कर सकता है? और कुछ लोग तो उनको कह रहे हैं कि वो कागजी शेर हैं। क्या कुलदीप बिश्नोई सच में भाजपा में जाके कागजी शेर हो गए हैं? क्या उनके पास कोई विकल्प बचते हैं? क्या वो वापसी कर सकते हैं या कोई सबक सिखाने की पोजीशन में हैं? ये बहुत सारे सवाल हमारे मनों में तैर रहे हैं। आप इसका जवाब दे सकते हैं और बात करेंगे इस पर, भाजपा के बब्बर शेर कितने बब्बर शेर हैं। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि वो बब्बर शेर हैं, और वो बब्बर शेर अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये जो भाजपा का बब्बर शेर है कुलदीप बिश्नोई, इनकी परेशानियां कब खत्म होंगी? बहुत रोचक विषय आज आ गया हमारे ना चाहते हुए भी। हाँ, है ना। एक तो मेरी समझ में नहीं आता बब्बर शेर और शेर में क्या फ़र्क है। बब्बर शेर से वो मानते हैं वो बाड़ों वाला होता है ना, जो एक तो सिंपल शेर। शेर भी काफ़ी होता है, लेकिन उसमें बब्बर शेर मुझे ऐसे लगता है जैसे केजरीवाल कहते हैं ना, ईमानदार और कट्टर ईमानदार। कट्टर, हाँ, तो ये वाला कट्टर वाला शेर। कट्टर वाले हैं। अच्छा, शेर को तो चलो आप जैसे तैसे मैनेज कर भी लो उम्र के साथ। अब बब्बर शेर जिसने कह दिया, यानी उसको खुद अपने बारे में ये अनुमान है कि वो अपराजय है। मतलब जब आदमी कह रहा है कि मैं बब्बर शेर हूँ पुराने वाला, तो इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब ऐसे बब्बर शेर को कोई चूहा, गीदड़, खरगोश, गिलहरी तथा कथित रूप से जिन्हें वो ये समझता है, हम नहीं कह रहे, तो वो फिर उनकी औकात की और हैसियत की बात करने लगता है। कुलदीप जी का जो हरियाणा के नाम संबोधन था, जो लंदन से उन्होंने भेजा, और एक हफ्ता लग गया उसे भेजने में। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूँ कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं,
उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी है। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसे समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते हैं। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजन लाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ओर ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता किस बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफ़ी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफ़ी मांगे और या चौधरी भजन लाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नज़दीक जाने के, हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने ज़माने के अंदर था। पहले तो शेर व शायरी कर रहे थे। उस संबोधन में मूलतः आप उसकी जड़ में जाएंगे तो औकात पे जोर दिया उन्होंने कि वो जो सांसद महोदय हैं उनकी क्या औकात है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी क्या औकात है, यानी उनकी कोई औकात नहीं। 2 की तो उन्होंने बता दी कि इनकी कोई औकात नहीं है, ये साइकिल लायक भी नहीं थे, और सत्ता ने इनके हाथ में हवाई जहाज पकड़ा दिया। सभ्य ढंग से वो जितना जलील कर सकते थे, अपमानित कर सकते थे, उन्होंने कर दिया। इसके बाद का अगर कोई दूसरा चरण था तो वो मार पिटाई कर गाली गलौज का था। लेकिन सार्वजनिक जीवन में इतना ही पर्याप्त होता है कि आप किसी की औकात बता दें, हैसियत बता दें। और फिर उन्होंने अपनी हैसियत और औकात बताई। एक उसमें आपने देखा उन्होंने बार बार कहा मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। तो एक पुत्र को पिता के अपमान पर व्यथित होना ही चाहिए, दुखी होना चाहिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मेरे पिताजी का संघर्ष, मेरे पिताजी ने इतिहास रचा, इतिहास रचने वाले, उस समय मेरे ख्याल से जो लोग सुन रहे थे, जो भी थोड़े प्रबुद्ध लोग हैं, उनको हंसी आ रही होगी। क्योंकि चौधरी भजन लाल जी का राजनीतिक जीवन जो है वो बहुत सफल रहे हैं। एक सरपंच से लेके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक का उनकी यात्रा कम नहीं है, बड़ी बात है उनके जीवन में। और जैसी भी थी उन्होंने अपनी राजनीति की। और भारतीय जनता पार्टी की जो आज की राजनीति है, एक्चुअल में उसकी नींव और बुनियाद तो चौधरी भजन लाल ही रख चुके थे। हाँ, जो जैसी राजनीति 80 के दशक में जिस राजनीति की नींव चौधरी भजन लाल ने रखी थी वो यही तो है। साम दाम दंड भेद। हाँ, भजन लाल जी जिस चीज़ के मास्टर माने जाते थे, उनको PhD होल्डर कहा जाता था। वो भी एक ज़माने में चाणक्य थे,
यानी सत्ता दूसरों के हाथ से छीन के अपने पास रखना, और राजनीति में धन के प्रभाव को, और बड़े प्यार से मिठास से, कोई प्यार से मान गया तो ठीक है, कोई आर्थिक लालच में मान गया तो ठीक है, मतलब हर तरह का वो करते थे। और ये उनकी खूबी थी कि सर्व समाज को लेके, उस समाज में अधिकारी भी थे, उनको लेके चलना उनकी फितरत थी। मतलब वो टकराव नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि मूल रूप से वो व्यापारी थे। उनके जीवन का प्रारंभ व्यापार से हुआ। उन्होंने देसी घी की दुकान भी खोली, और जब वो उस चीज़ को लेके आए माइंड सेट को, तो उन्होंने राजनीति में भी व्यापार ही किया एक्चुअल में। और व्यापारी आदमी जो गुस्सा नहीं खाता, वो मीठा होता है। तो जब हम तुलना करते हैं उनके समकालीन लालों की, तो आपको देखा होगा कि चौधरी बंसी लाल हैं, गुस्से से ओतप्रोत हैं, आक्रामक हैं। चूंकि वो जिस धरती से आ रहे हैं ना, वहाँ मतलब सब कुछ प्रकृति के हाथ में था, तो गुस्सा आना नेचुरल था। वो तो ये कह रहे हैं, मैं बनी एक दुकान में बैठा था, मैंने पंखा चलता हुआ देखा, मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, है ना। चौधरी देवीलाल जो हैं वो दूसरे तरह के वो हैं। अच्छा, अभी जो चौथे लाल अभी तक जिनका प्रभाव कायम है, प्रभाव मंडल कायम है, उन्होंने खुद बताया कि मैंने 8 साल कपड़े बेचे, और कपड़ा बेचते हुए कहते हैं हमने सब नंबर 2 के धंधे करे, तो सब करते हैं तो मैंने भी किए। बड़ी उनकी जो साफ हुई है उसके हम कायल हैं। तो एक तो व्यापारी हमारे अभी जो चल रहे हैं वो, अरे एक भजन लाल जी थे। अब आपने देखा होगा भजन लाल जी के परिवार को भाजपा में समायोजित करने का जितना भी उपक्रम था, ये इन वालों का था, मनोहर लाल जी का, है ना। अब व्यापारी से व्यापारी टकरा गया, और अब जो है व्यापार के नियम बदल चुके हैं। इनकी अपनी पार्टी थी, लगभग एक राष्ट्रीय पार्टी होते भी कांग्रेस की, तो ये दिक्कत है ना कि एक गुट का कब्जा होता है, वो उसी का मालिक। कांग्रेस एक ऐसा होटल है जहाँ पे आप खाओ पियो रहो, बिना बिल चुकाए चले जाओ, और फिर वापस आओ, और फिर खाओ पियो रहो, और उसी पार्टी में शामिल हो जाओ। और मनोहर लाल जी पे जो है, इन्होंने, इनके पास फ्रेंचाइजी मिला हुआ था इनको बीजेपी का यहाँ, तो अपने ढंग से इन्होंने सारे परिवारों का इलाज कर दिया, सबका ही बांध दिया जी, कोई छोड़ा ही नहीं, सबका इलाज बांध दिया। और अब वो देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, या तो आदमी के मुंह से अचानक कुछ निकल जाए, अकस्मात कोई चीज़ हो जाए, या राजनीति में हर चीज़ को आपको मानना चाहिए, उसके पीछे शायद कोई रणनीति भी है। अब कोई सांसद है, बेशक उसकी औकात कुछ ना हो और नौसिखिया हो, लेकिन उसको ट्रेंड तो किया जा सकता है ना। नहीं, कई बार ये होता है सर, किसी को जवाब ना देना भी, मान लो आदमी उलझता हुआ अच्छा लगता है बराबर के कद वालों से, मतलब जरूरी नहीं होता हर बात का जवाब दिया जाए। मतलब कुलदीप बिश्नोई में इतनी मैच्योरिटी कब आएगी कि वो चुप रह जाए? नहीं, वो चुप तो रहे, 1 हफ्ता वो चुप ही रहे, लेकिन चुप होके जो उन्होंने, जिसका परिणाम निकला उनके मौन का, वो कुछ गलत निकल गया। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई की भाषा इससे अच्छी हो सकती थी। ये उन पे एक प्रेशर बना, सामाजिक प्रेशर। हफ्ते भर से सोशल मीडिया पे ये सब कुछ हो रहा था कि बाप की बेइज्जती हो रही है, टिका पड़ा है, बाप के साथ ये हो रहा है, फिर भी पड़ा है, तो ये जो इकट्ठा हो गया ना। अच्छा, वो सामाजिक दबाव मान गए, सामाजिक दबाव मान गए कि भाई अब एक पुत्र के नाते, इसलिए मैंने कहा ना बार बार वो मेरे पिताजी मेरे पिताजी। सही बात। तब उन्होंने उस प्रेशर में आके सारी चीज़ें कहीं, वो इतना भी इंतजार नहीं कर पाए। अभी तो उनके पास ऑप्शन था, शायद 6 तारीख को वो लंदन से आएंगे कि भाई मैं बाहर था और अब आके मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो क्रोध इतना पहुँच गया कि उन्होंने जो यहाँ से भारत से सामग्री गई उसको पढ़ दिया उस पर जाके। वो पढ़ी हुई है वो अमूमन ऐसे ही करते हैं, वो शेर व शायरी और इस तमाम शेर व शायरी तो कई दिन से कर रहे थे। हाँ, अब वो रेखा शर्मा के चक्कर में मोहनलाल और आगे साथ में, और बेचारे वो। अच्छा, रेखा शर्मा, मोहनलाल का क्या कसूर है इसमें? रेखा जी तो चलो एक सांसद हैं, लेकिन मोहनलाल तो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जहाँ उनका बेटा युवा मोर्चे का प्रभारी है, और खुद भी शायद कमेटी में होंगे कहीं ना कहीं। तो अपने अध्यक्ष के खिलाफ खुली बगावत करना, उसको चैलेंज करना, अनुशासनहीनता है ये तो, उसे उसकी औकात बताना, तो ये गेंद उन्होंने फेंकी उठा के भाजपा के खेमे में। अब भाजपा क्या रिएक्शन देगी? अब ये जो भाजपा की रिएक्शन आएगी, इसको आप बहुत संतुलित मानना, चूंकि ये पॉलिटिकल रिएक्शन होगी अगर हुई तो। नहीं, ये तो कायदे में उस सांसद को जिसने टिप्पणी की है उसको नोटिस जाना चाहिए था अनुशासनहीनता का। देखिए, कुलदीप को भी जाना चाहिए। वो जो महिला सांसद हैं, उन्होंने जो बाद में स्पष्टीकरण दिए वो बड़े अजीब हैं। उसमें हिंदी के व्याकरण का प्रभाव आप देखिए। उन्होंने कहा कि चंद्रमोहन और भजन लाल बदमाशी करते थे,
अब वो ये बताना चाह रही हैं कि बदमाशी करते थे, मैंने उनकी कार्यशैली फंक्शनिंग की बात की है। तो कार्यशैली व्यक्ति से कैसे अलग हो सकती है, वो ये समझाना चाह रही हैं कि मैंने चंद्रमोहन और भजनलाल को कुछ नहीं कहा, कार्यशैली को कहा। अब ये हमारे जो लोग हैं, जो हमारी भाषा, वो ये है कि कोई बदमाशी करता है तो वो बदमाश है। सीधी सी ठीक बात बात यही है ना। शरीफ आदमी बदमाशी अब थोड़ी आप ये करेगा। कहो कि जी नहीं इसमें तो फलाना अनुप्रास अलंकार लगेगा और इसमें व्याकरण की ये शुद्धि रहेगी, हरियाणा में कोई नहीं समझता इस बात को। मैसेज बिल्कुल साफ गया कि भैया रेखा शर्मा ने भजनलाल को बदमाश कहा है। मैसेज ये है, मैसेज ये है। चाहे कहो चाहे ना कहो। हाँ, और अब कुलदीप ने ये कह दिया कि वो माफी मांगे। अब ये बहुत बड़ी शर्त रख दी, माफी मांगे। जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा कोई लेना, पहले तो उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कहा, फिर वो जो अध्यक्ष है मोहनलाल जी, वो भी पक्ष में आ गए एक तरीके से। मुझे ये लग रहा है धर्मेंद्र जी, कहीं पार्टी के अंदर अब कुछ लोगों का जो बोझ पड़ा हुआ है ना, उससे वो पार्टी मुक्ति चाह रही है। खाम खा के लोगों से। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि तुमने 2 बार चुनाव जीता है, वो मेरी वजह से जीता है, और अब चौथी बार जीतोगे तो इस भ्रम में मत रहना, मैं तुम्हें अर्श से फिर फर्श पर ला सकता हूँ। तो अब ये खुला चैलेंज भी है। हो क्या रहा है कि नॉन जाट की पॉलिटिक्स के जन्मदाता चौधरी भजनलाल, उससे पहले तो ये शब्द रेयर ही कहीं सुनने को मिलता था, लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनल रूप देना, संस्थागत रूप देना, ये भजनलाल जी ने कहा, और उन्होंने इसके लिए भरपूर प्रयास किए। एक दौर ये भी था कि भजनलाल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि उनको जाट नेता के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। तो एक ताऊ हैं मुंशीराम जी, हाँ, सिरसा से, उन्होंने अभी वीडियो बनाने से पहले फ़ोन आया उनका कि एक बार चौधरी भजनलाल जी ने ये डिक्लेयर कर रखा था अपने आदमियों का कि कोई भी जाट परिवार में मेरा प्रोग्राम कराएगा, मैं उसको मतलब सरकार में बहुत मान सम्मान दूंगा। तो कोई महेंद्र प्रताप थे सिरसा में कहीं, उन्होंने उनका प्रोग्राम अपने घर पे कराया, तो उन्होंने आयुर्वेदिक जो मामले हैं इनका चेयरमैन लगा दिया था इस डिपार्टमेंट का। तो वो उन्होंने कोशिश की थी जाट समाज से, उनकी प्रारंभिक कोशिश यही थी सारी की सारी, और वो जब ये अपने इस इरादे में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए तो वो ये कहते थे कि जाटों ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि मैं फर्द अपनी जेब में रख के चलता था कि मेरा गोत्री है और मैं जाट हूँ। वो ये भी बताते थे कि मैंने हिसार की छोटूराम धर्मशाला को 25 लाख रुपए दिए। वो जिन जाट संस्थाओं को, समाज संस्थाओं को उन्होंने अनुदान दिया, वो सब उनकी टिप पे था, लेकिन बावजूद इसके जाटों ने लीडर नहीं माना, जाटों ने उनको नहीं माना। तब उन्होंने हार के ये निर्णय लिया कि मुझे अपने आप को मैं विस्थापित, माइग्रेटेड या पंजाबी के रूप में घोषित करूं, और ये जो बहुत बड़ी आबादी है पंजाबियों की जो शहरी क्षेत्र में है, इसको मैं साथ ले लूँगा। तो फिर उन्होंने हर जिले में ऐसे नेता ढूंढे, जैसे AC चौधरी, कोई मक्कड़ साहब। हाँ, वो कई बार अपने वो क्या नाम है उनका, वो पूर्व गृह मंत्री अपने सुभाष बत्रा जी कहते हैं कि आज तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़्यादा पंजाबी मंत्री चौधरी भजनलाल जी की सरकार में रहे हैं। मेरे ख्याल से 10-11 मंत्री उन्होंने बना रखे, 12 मंत्री उस समय में रहे थे। तो उन्होंने, ठीक है वो राजनेता हैं, उन्हें अपना एक वोट बैंक चाहिए था राजनीति करने के लिए, और जब उनको लग गया कि भाई ये तो देहात के और गांव के और जो कृषि करने वाली जातियां उनको स्वीकार नहीं कर रही, तो वो अर्बन एजेंडा पे हो गए, और वो अर्बन और रूरल वाला एजेंडा चल रहा था चौधरी छोटूराम के टाइम से। तो मेरे कहने का आशय यह है कि इस बीमारी को जो अब भीषण भयानक रूप ले चुकी है जातिवाद की, इसकी नींव तो उनके पिताजी ने रखी थी, वो इतिहास उन्होंने रचा था, संघर्ष किया था बहुत ज़्यादा, तब जाके वो रचा गया था। और फिर वो चौधरी देवीलाल जैसे, वो भी बब्बर शेर थे, उनके मुंह से सत्ता छीनना, पर वो कहते नहीं थे बब्बर शेर सर। देवीलाल जी खुद इस तरह के अपने एक्शन से लगते थे ना। तो जब लोगों को ये लगा कि यार भजनलाल जी जो है ना, चौधरी भजनलाल जी, कहीं कुलदीप विष्णु मुझ पर मुकदमा ना कर दें कि मोहनलाल जी और श्री नहीं लगा रहे, मैं पूरे अदब के साथ उनको कह रहा हूँ, और हमें पत्रकार होने के नाते कुछ थोड़ी छुट्टी मिली है तो पूरा उनका सम्मान है। तो जब उनको ये लगा कि चौधरी भजनलाल ही वो व्यक्ति है जो उस तरह की जो राजनीति है उसका जवाब है, और चालाकी से, हर तरीके से, साम दाम दंड भेद से वो कर सकते हैं, तो लोगों को उनकी काबिलियत पर भरोसा हो गया, और वो फिर राजनीति के PhD कहलाने लगे। और फिर आप वो देखते थे कि जब उनसे एक बार पूछा गया कि अगर आपका बहुमत नहीं मिला विधानसभा में तो आप क्या करोगे, बोला अगर मैं अकेला भी जीत गया तो सरकार मैं ही बनाऊंगा। कॉन्फिडेंस, ठीक है।
फिर वो ये भी कहते थे कि भजनलाल की चक्की जो है ना धीरे धीरे पीसती है लेकिन महीन पीसती है। तो वो अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहे थे कि भजनलाल क्या फिनोमिना है। चौधरी कुलदीप सिंह बिश्नोई और चंद्रमोहन, उनके जो दोनों लाडले बेटे हैं, ये तो उनके कार्यकाल में दे वर द किंग, प्रिंस थे बिल्कुल। और ये जो औकात और हैसियत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, चूंकि इनके दरबार में तो उन लोगों ने नाक रगड़ी है जो बहुत बड़े नेता बने बाद में। कुलदीप बिश्नोई के बारे में तो ये कहता है कि मंत्री बैठे होते थे कैबिनेट के और वो 2-2 3-3 घंटे सो रहे होते थे आराम से। तो जिस बंदे ने, जिस नौजवान ने वो दौर देखा हो कि ना ऊपर वाली कांग्रेस को कुछ समझ रहे ना नीचे वाले किसी को समझ रहे, तो बड़ा स्वाभाविक है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा। और एक बात और सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुन लें जो मुख्यमंत्री हैं और भी हैं, ये औकात और हैसियत का फार्मूला उन्होंने नाम नहीं लिया, इनके लिए भी है। चूंकि उनकी शब्दावली में औकात तो इनकी भी कुछ नहीं है। अगर जिस औकात का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो वर्तमान मुख्यमंत्री पे भी लागू होती है भाई, वो तो इनसे पहले जो लाल थे उन पे भी लागू होती है। उनकी हैसियत, चौधरी भजनलाल की जो तथाकथित हैसियत है, उसके सामने तो इन लोगों की औकात क्या है। पर वो ये कह के गलती कर गए। वही मैं कह रहा था कि ये समझदारी भरी भाषा का इस्तेमाल वो कर सकते थे। ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलूंगा और उनसे शिकायत करूंगा, और हो सकता है कि थोड़ी नासमझी में लोग कहेंगे नहीं जानते। हाँ, कि चौधरी भजनलाल जी के कद का सबको पता नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है धर्मेंद्र जी, जब चोट वहीं लगती ना जाकर मर्म पे, तो आदमी बिलबिला जाता है। ये लोग जो राजनीतिक परिवार हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये भारत में चल रहे सामाजिक लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे। दिस इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। राजनीतिक रूप से तो हम लोकतंत्र बन गए थे जी। अब क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में ये है कि हर बिरादरी, हर व्यक्ति अपना सम्मान चाह रहा है। किस कॉस्ट पे? डीजल कितना महंगा हो जाए, कितनी महंगाई हो जाए, रोजगार मिले या ना मिले। चूंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब ये है आत्मसम्मान की लड़ाई, चाहे कुछ हो जाए उसके लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। और जब आपका ये हो जाए कि भाई इनकी अकड़ ढीली होनी चाहिए, है ना, इनका इलाज होना चाहिए, और वो इनका नेतृत्व बात करता है कि चूड़ी टाइट कर दूंगा, हवा निकाल देंगे, बुलडोजर पॉलिटिक्स, बुलडोजर जस्टिस, ये सारा हो रहा है। तो इन्होंने जो समाज का, पूरे देश के स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो तबका जो आज तक अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी भागीदारी ही नहीं समझ रहा था, उनमें एक नई चेतना आ रही है हर तरह से, और बीजेपी ने उसको समझ लिया। समझ लिया कि चेतना रखो इनमें, बाकी इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इनको पार्टी में ला के, अब ये दिक्कत भी है थोड़ी सी कि यहाँ इनके कोई प्रभारी हैं सतीश पूनिया जी, वो कहीं कह रहे थे कि कांग्रेस कहीं देखती नहीं। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा दूर तक आप देखते हो इसलिए नहीं देखती, अपने अंदर ही देखो कि मिल जाएंगे सारे। सारी तुम्हारे अंदर ही है। जहाँ बैठे हो सांपला में कह रहे थे वहाँ का प्रत्याशी कांग्रेस की बैकग्राउंड का है। तो कांग्रेस ढूंढने के लिए आपको बाहर कहीं नहीं, 2 दिन टिकट मिलने से 1 दिन या 2 दिन पहले वो कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए। उनके सबके अंदर है, कांग्रेस ही है वो। इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आपने एडजस्ट कर लिए, तमाम जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के प्रतीक थे वो आपने अपने अंदर कर लिए। अब आपकी जरूरत है, आपको तो 14 साल बाद भी अगले इलेक्शन में 2029 में देखना, अगर कोई लगता है कांग्रेस का कोई व्यक्ति चुनाव जीत सकता है तो उसको अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस को तो भाजपा निगल चुकी है, अंदर ही अंदर है। और जहां तक इनकी संस्कृति की बात है तो कांग्रेस की कल्चर और भाजपा में कोई अंतर है ही नहीं किसी भी तरीके का। इनके जो पूर्व विधायक हैं, आप देखिए उन पर मुकदमा हो गया अवैध कॉलोनी पे। एक जो हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हरियाणा के, उन्होंने साफ कहा है कि हरियाणा के मंत्री जो हैं वो सब अवैध कॉलोनी काटने पर लगे हुए हैं। तो कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार के तरीके और थे, इनके यहाँ कुछ और है। तो कांग्रेस भी भ्रष्ट थी, ये भी भ्रष्ट है। वहाँ भी परिवारवाद चल रहा था, यहाँ भी चल रहा था। परिवर्तन कहीं नहीं, थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज कर लेते हैं कि भी नौकरियाँ जो है ना वो बिना खर्ची पर्ची के मिल रही है, जैसी मिल रही है सब जानते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सतीश पूनिया जी को ये प्रयास ही नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस कहीं बची है नहीं, कांग्रेस उनके अंदर चली गई। और अब कांग्रेस वहाँ जाकर क्या गुल खिलाएगी वो कल कुलदीप जी ने बता दिया। लेकिन सर ये लोग पार्टी के अनुशासन को कतई नहीं मानेंगे, चूंकि अनुशासन की आदि ही नहीं है। इन्हें नहीं लगता, इनको ये लगता है कि हम तो, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है शासन करना, हम तो पैदा ही राजकुमार हुए हैं।
तो अपने उस जो मूल स्वभाव है उस, और वो आज की व्यवस्था उसको जारी नहीं करने दे रही। अब उन्होंने फिर कह दिया कि मैं आऊँगा और अर्श से फर्श पर ला दूंगा, 7.5% वोट मेरा है, फलाना है, ढिमकाना है। ये प्रयास भी करके देख लो। गया जी, टाइम जा लिया सर, टाइम जा चुका है। हाँ, और आज जब हम ये नैतिकता और सिद्धांत वाली बात कर रहे हैं, आज एक और बड़ा दिन है। आज निकोलो मैकियावेली का जन्मदिन है। आज के दिन वो इटली का पॉलिटिशियन पैदा हुआ था जिसने ये कहा था कि राजनीति में मॉरलिटी, नैतिकता, सिद्धांत, ये सब बाह्यात चीज़, साम दाम दंड भेद वाली बात। साम दाम दंड भेद, यही सच है। और आप किसी भी तरीके से पूरी सिद्धांतहीनता के साथ में अवसरवादिता हो, धूर्तता हो, निरंकुशता हो, क्रूरता हो, सत्ता अपने पास रखो। आज उनका जन्मदिन है। आज उनका जन्मदिन उस महाशय का। उन्होंने किताब लिखी थी द प्रिंस, और मेरे ख्याल से जो भी पढ़े लिखे नेता हैं भारत के, सबने पढ़ रखी वो, और तभी इनको ये ज्ञान, इनको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, वैसे ही प्रिंस इनको है। बता दिया है कि ये इनके इन प्रकार कुछ भी हो जाए। तो मनोहर लाल जी ने तो खुलेआम सार्वजनिक रूप से कहा ही था, साम दाम दंड भेद, चुनाव जीतने के लिए। तो अब जब आप इस दौर में आ जाते हैं, आपका मकसद सिर्फ ये रह गया है, तो फिर ना तो आप चुनाव जीतते रहोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और उठाते रहो। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जब बीजेपी में आए थे उससे पहले उनके ऊपर काफी मुकदमे भी, मतलब वो कानूनी शिकंजे में थे। मैं तो कानूनी शिकंजा क्या, बाकायदा रेड हुई थी। तो अब वो सारी चीजें उसमें ऐसे कागज भी मिले थे, बताया गया था जो लोगों को कि बाहर विदेश में एडजस्ट होने की बातें सोची जा रही हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ गुड़गांव के होटल और इधर के होटल, उन सब का जिक्र था, लेकिन वो सब कुछ बंद हो गया। तो अब वो अगर मान लो अर्श से फर्श पे लाने की जरूरत करेंगे, तो फिर उनकी फाइलें फिर भी खुल जाएंगी। तो फाइलें तो फिर खुल ही जाएंगी, उसमें क्या है। तो नोटिस या ना एक दोबारा से, और वो एक मौका भी मिल जाएगा कि भाजपा ने समझौता नहीं किया। बीजेपी ने दूसरों को भी चालू बना दिया। वो संदीप पाठक बेचारा गया बीजेपी में, वो पंजाब में मुकदमे दर्ज हो गए हैं। अब आगे आगे ऐसे ही चलेगा। अब ये देखो कि ये काम बीजेपी करती आई है अब तक, अब ये काम दूसरी पार्टियां भी सीख रही हैं। देखो, हमें इस भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, और लेकिन हमारा लोकतंत्र जो है वो बंधक बना लिया गया। और जो अमूमन अपवाद, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी राजनीति में है, लेकिन मेजॉरिटी आवारा, स्वच्छंद, धूर्त और नालायक लोगों के हाथ में देश की राजनीतिक व्यवस्था आ गई है। उनसे आप ये उम्मीद करो कि वो बहुत अच्छे काम करेंगे, बड़ी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई लेना देनी नहीं। प्योर धंधा है, निवेश और प्राप्ति का धंधा है। हजारों हजारों करोड़ के एमएलएज एमपी बन गए हैं। और तो छोड़ो, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, कल मुझे एक सज्जन बता रहे थे कि हरियाणा का शायद ही कोई अफसर ऐसा होगा जो 500-700 हजार करोड़ का आदमी ना हो, 5-5 हजार करोड़ के आदमी। हो गए जी, पैसे कमा रहे हैं सब। हाँ, तो लोग, इन्होंने, पूरी व्यवस्था ने ये समझ लिया है कि जहाँ से हमें समर्थन मिल रहा है जनता से, उसको उलझाए रखो। बीजेपी के एक मंत्री रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये इतना आगे बढ़ चुके हैं अफसर कि ये मंत्रियों के साथ बार्गेनिंग करते हैं कि इस योजना में का कमीशन आप ले लो, हाँ, उस योजना का कमीशन हम ले लो। ऐसी बार्गेनिंग होती है। आप ये देखिए, कभी आपने भारत में सुना था कि कोई अडानी 1 घंटे का भाषण देश के नाम संबोधन करेगा? हाँ, क्या है वो? 2047 नहीं कह पा रहा, बोला 2047 में जो हमने सपना देखा, और बोला वो किसी एक व्यक्ति का सपना नहीं है। भैया, आप तो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हो। चुनौती दे रहे हो। अब ये भी आशंका व्यक्त की जा रही कि कहीं अडानी हमारे अगले प्रधानमंत्री तो नहीं है। तो किसी ने कहा जी ऐसा कैसे हो सकता है, वो पॉलिटिशियन नहीं। बोले ट्रम्प भी पॉलिटिशियन नहीं था भाई। नहीं था। बात तो ये भी हो रही कि ट्रम्प और अडानी का कोई समझौता हो गया। जब अगर इन उद्योगपतियों को ये समझ में आ गया कि हम अगर देश में इतने बड़े पद पे इनको पहुंचा सकते हैं, तो हम खुद भी तो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे तो इस देश के गुंडे आए थे पहले। हाँ, पहले जो बूथ कैप्चरिंग करते थे वो धीरे धीरे क्यों नहीं, इनके लिए क्यों करें, अपने लिए कर। वो नेता बन गए, नेता बने, गुंडे नेता बने, माफिया बने, तस्कर बने। अब उद्योगपति बनने में क्या बुराई है? बनेंगे भाई। जो काम इनडायरेक्टली अडानी जी के लिए मोदी जी करते हैं, वो डायरेक्टली मोदी जी पे आरोप लगता है कि वो अडानी की संपदा के जरिए आगे बढ़े। तो इसका मतलब कोई बंद कमरे में 2 प्राणी मिले, उनमें एक डील हुई कि भाई पहले आप मेरी मदद करो, मैं ये हो जाऊंगा, उसके बाद जब मेरा समय चला जाएगा मैं आपको दे दूंगा। अगर कोई ऐसी डील हो रही है तो उनको इशारा दे दिया कि अब बताओ 2047 को विकसित भारत का सपना क्या होगा। और वो आके भाषण दे रहे हैं और सुन रहे हैं। अडानी भाषण दे रहा है, उसके पास सपना ना आपके पास है ना मेरे पास है। क्या कह रहा है?
2047 में जो हमने और देखो वो उस चैनल पे आके दे रहा है सर, चैनल तो सारे खरीद लिए। जिस पे मतलब कभी रवीश कुमार बैठते हैं। देखो देश का दुर्भाग्य तो मतलब पीछा नहीं छोड़ रहा। मतलब रवीश कुमार जैसा आदमी जिसका प्राइम एंकर था, रिपोर्टर था, उस चैनल पे आगे अडानी 47 मैं पिछले 4-5 दिनों से धर्मेंद्र जी इतना दुखी हूँ। मेरे पास बहुत लोगों ने फ़ोन किया सिर्फ ये जानने के लिए कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं नहीं बता सकता, मुझे कुछ नहीं कल पता चल जाएगा जी। मेरा जितना अभी तक में जो 12 साल का अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ भाई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी ही चाहिए हर हालत में। नहीं बनेगी तो हमें दुख होगा। नहीं, अगर नहीं बनी तो धिक्कार है इन बीजेपी वालों, धिक्कार है, फिर इनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मतलब अगर ऐसा है तो ये धिक्कार है इन लोगों पे कि ये सरकार नहीं बना पाई। और लेकिन ये नहीं बना पाए तो एक बात तय हो जाएगी सर कि ममता बनर्जी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को ये बता देगी कि सरकार एक्चुअली में कैसे बचाई जाती है। अच्छा, राजनीति में ना षड्यंत्र की जो थियरीज होती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और पता नहीं चलता ये षड्यंत्र क्या है। एक सज्जन मेरे को बोल लेते, त्यागी जी सुनो बताता हूँ आपको, वैसे तो आपका बहुत अनुभव है लेकिन मैं बता रहा हूँ। मैंने बताओ जी क्या है। बोला राहुल गांधी और मोदी के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, वो क्या कि राहुल गांधी को बदला लेना है हेमंत बिस्वा शर्मा से, ठीक है। तो मोदी ने ये कहा कि इसका इलाज हम कर देंगे। आपका दुश्मन वो है ना हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उसका वो तो गई है, हमें ममता का करने आप हमें ये करने दो। मतलब हमारे देश के जो मतलब राजनीतिक समझ तो बहुत बड़ी है। कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है जी, इनका कोई जवाब तो कभी मिलता नहीं है। तो क्या निकलेगा क्या। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भारत का आम नागरिक भी जितना राजनीतिक रूप से अवेकंड है, जागृत है, इतना दुनिया में कहीं नहीं जागृत है, पर वो कुछ करता नहीं है। काश कि वो अपनी जागृति की दिशा बदल ले। वो जागृत है लेकिन वो वोट इन चोर ठगों को ही देगा जाके। हाँ, अच्छा पता उसे भी है। हाँ, आप ये मत सोचना कि उनको नहीं पता, सब पता है उनको। हाँ, सब हर एक का चरित्र जानते हैं वो क्या है। लेकिन फिर भी कदमों में इनके ही झुकना है उसको। हाँ, अब वो फीलिंग अब आ गई ना कि जैसा भी है, वो कहते हैं ना जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो अब ये जैसे भी हैं ये हमारे देवता हैं। चूंकि हमारे लोग हैं, ये बलात्कार करेंगे तब हम इनके समर्थन में खड़े होंगे, ये माफियागिरी करेंगे तब हम इनके समर्थन में खड़े होंगे। चूंकि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो दोस्तों बब्बर शेर भाजपा में नहीं चलते हैं। अगर बब्बर शेर भाजपा में रहने लग गए तो जो असली के बब्बर शेर भाजपा के हैं वो क्या करेंगे। और बब्बर शेर कभी घास नहीं खाता है दोस्तों, भाजपा में सबको घास खानी पड़ती है। और 12 साल से जो आदमी बब्बर शेर पर हाथ फेर रहा है वो कहाँ जाएगा। हाँ, वो सोच रहे कुलदीप भाई अब क्या कर रहे हो। पड़े रहो अपना रजाई में पा दिए हुए, एसी चला के 18 पे। हाँ, उम्मीद में जियो, कभी होगा वक्त तो आ जाएगा। कभी वक्त आ जाएगा, नहीं तो फिर मेहनत करो, जनता के बीच रहो। ये टूरिज्म वाली पॉलिटिक्स चलनी नहीं है। हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा अब भी खिंच नहीं रही, मर चुकी है ये परिवारों की राजनीति। और तो जितनी जल्दी समझ लें, अगर बीजेपी में रहना है तो पड़े रहो। हाँ। वो उनका जी करेगा तो मौका दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब अपने ऊपर इतनी निराशा हावी मत होने दो कि आपको सड़क पे ऊट पटांग हरकतें करनी पड़े। तो अच्छा है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। हाँ, महिला शक्ति जरूर बीजेपी में मतलब स्कोप है उनके लिए, क्योंकि ये नारी शक्ति का वंदन करते हैं। हाँ, है ना, वो तो है। हाँ, तो वो उसमें ज़्यादा कामयाबी है उसमें। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।